पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा यू टर्न और उसका सबसे बड़ा नुमाइंदा था। इसराइल के बारे में एक मोहब्बत की लॉबी जो है पाकिस्तान के अंदर शुरू हो गई। उन 4 में से बाकी 3 ने कहा था कि तस्लीम करना बहुत ज़रूरी है, कर लेते हैं। इमरान खान रिफ्यूज्ड। शर्म और हिजाब के सारे चीज़ें उतार के वो खुल के सामने आ गए। पाकिस्तान की हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट ने ये सोच लिया है कि 90% से ज़्यादा लोग उनके मुखालिफ हैं, तो फिर उनका जहन्नम में गया सब कुछ, इसराइल को तस्लीम भी कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफ राज। मैं हूं उमर बशीर और हमेशा की तरह हमारे साथ होंगे ओरिया मकबूल जान। आज हम 3 मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले बात होगी कि गज़ा का 30% इलाका इस वक्त सिक्योरिटी बफर जोन बना दिया गया है। इस जंग का इख्तिताम क्या होगा, और एक दफ़ा फिर शोर उठने लगा है कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है। इस पर गुफ्तगू करेंगे और इसके साथ गुफ्तगू करेंगे हम बलूचिस्तान माइंस एंड मिनरल बिल के ऊपर। क्या इस बिल के पास हो जाने के बाद इतना ही आसान है कि वहाँ पे काम शुरू किया जा सके, और सबसे आखिर में हम गुफ्तगू करेंगे ओवरसीज़ कन्वेंशन के ऊपर कि उसके नताइज क्या निकले हैं। अस्सलाम वालेकुम ओरिया साहब। सर कैसे हैं? तबीयत ठीक है, मिजाज ठीक है? पाकिस्तान के हालात आपके सामने हैं। वो पाकिस्तान के अब दुनिया पूरी के हालात अब इस सतह पे आ गए हैं कि आदमी चैन की नींद सो नहीं सकता अगर आदमी वाकई एक सेंसिटिव ज़हन रखता है। पाकिस्तान की दुनिया पूरी के हालात है। सर गुफ्तगू शुरू करते हैं सबसे पहले कि मेरे ज़हन में एक बेन गोरियन की वो गुफ्तगू है जो उन्होंने शायद फ्रांस में किसी यूनिवर्सिटी में, डेविड बेन गोरियन के, जो उसने इसराइल को फतह करने का 1967 का फतह के बाद वो उसने की थी पेरिस के अंदर। बेल वेल में उनका हेडक्वार्टर है, बहुत बड़ा सिनेगॉग है। अच्छा, मैंने वो जगह देखी है, वो सिनेगॉग भी देखा हुआ। तो उनका हेडक्वार्टर हमेशा से फ्रांस, वहाँ उसने तकरीर की थी। वो जो आप पाकिस्तान के वाले से बात, उसने कहा था कि हम मिस्र को शिकस्त दे चुके हैं, उर्दन का हिस्सा कब्जा कर चुके हैं, सीरिया के गोलान हाइट्स हमने ले ली हैं, और हमने लेबनान का भी बाकी हिस्सा ले लिया, और ये सिर्फ हमने 6 दिन में किया। लेकिन पाकिस्तान इज़ आइडियोलॉजिकल इक्वल हमारा। पाकिस्तान भी इस्लाम के नज़रिए पे कायम हुआ है और हम यहूदियत के नज़रिए पे बनाए गए। पाकिस्तान तो खुद लोगों ने डिमांड किया था, ये ट्रांसपोर्ट किए गए थे ताकि वहाँ यहूदियत। तो पाकिस्तान जो है इसके साथ हमारा किसी न किसी वक्त आखिर में जो है वो एक टकराव जरूर हो। इतना बड़ा खतरा अरब नहीं होंगे जितना पाकिस्तान से। उसकी एक वजह ये भी है कि उस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक तो ये था कि मुसलमान खुद ही यहूदियत से बहुत सख्त नफरत करते थे। अच्छा, लेकिन जो पाकिस्तान का नॉन यहूद मुसलमान तबका था ना, वो जो कम्युनिस्ट थे, जो कि यहाँ पर इस्लामी इनकलाब की जगह मतलब कम्युनिस्ट इनकलाब लाना चाहते थे, और वो पाकिस्तान बनने से पहले ही बहुत बड़ी जो कीती पार्टी होती थी कम्युनिस्ट पार्टी, उसके रुकन थे। फिर अंजुमन तरक्की पसंदान के मुसन्निफीन थे। ये सारे के सारे फ़लस्तीन का इसलिए हमायत करते थे। फ़लस्तीन कहते कि इसराइल जो है वो इस्तेमार की अलामत है। अच्छा, अमेरिका उसके पीछे है, अमेरिका का बच्चा है, और ये जो है ये कम्युनिस्ट थे। और वो सारे के सारे वाकई उस वक्त तक फ़लस्तीन की जो तहरीक थी वो थी भी एक कम्युनिस्ट और एक गैर इस्लामी तहरीक। उसमें ईसाई जारजबाश भी शामिल था, सब कुछ वो वतनीयत की तहरीक थी। इसीलिए उसके साथ वाबस्ता जो लोग थे उनमें से नासर था, जमाल अब्दुल नासर, बशार अल असद था, सदाम कायम, ये सारे थे। ये वही तहरीक थी जिसने उर्दन के अंदर भी रिवोल्ट करने की कोशिश की थी। और पाकिस्तान जो था, जनरल ज़ियाउल हक के ब्रिगेडियर साहब जो थे वो वहाँ गए थे और उन्होंने उन फ़लस्तीनियों को मारा था क्योंकि उन्होंने कुछ 4 दिन पहले अल्लाह तबारक तआला का जनाजा निकाला था कि अल्लाह तबारक तआला को हमने जाना। तो उस वक्त तक ये सूरत हाल थी। ठीक है। लेकिन जैसे ही उन्होंने आलमी दूसरी बड़ी ताकत जो थी रूस को उन्होंने गिरा लिया अमेरिका के थ्रू, और 1989 को जब यूएसएसआर ख़त्म हो गया, जब बर्लिन वॉल गिर गई, तो उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के तमाम तर इंटेलिजेंस था, इन्होंने पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा यू टर्न हुआ है। अच्छा, सबसे बड़ा यू टर्न वो मुझे अच्छी तरह याद है कि डॉक्टर उमर असगर जो था उसका बेटा, उसका असगर खान का बेटा, ये सारे लोग हमारे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे, जो ईरान की रेवोल्यूशन में जाके लड़ने गए थे। ये सारे लोग, ठीक है, ये कमाल अजीब व गरीब किस्म के लोग थे। तो जावेद कामरान बशीर, पता नहीं कौन कौन लोग थे। इनको अचानक अमेरिका की मोहब्बत छा गई, इनके सब अच्छा लगने लग गया, सब एनजीओ क्राउड बन गए ना। क्योंकि अब जाहिर बात है इस्लाम को निशाना लगाने के लिए अब जो था वो इस्लाम पर। अब इसी दौरान एक जन्म हुआ है, बहुत अहम जन्म हुआ है उसके अंदर, फ़लस्तीन तहरीक के अंदर।
वो था शेख अहमद यासीन की हमास। अच्छा। शेख अहमद यासीन बेसिकली ये सारे के सारे अखवानुल मुस्लिमून की अंदर ट्रेन केवल कुछ हिज़्बुत तहरीर के थे, शेख तकीउद्दीन रब्बानी के, और कुछ उसके थे अपना अखवान मुस्लिम, जिनमें सैयद कुतुब शहीद, हसन बन्ना शहीद, इन लोगों की तरह। इन लोगों ने पहले तो वेलफेयर का काम किया और फिर इतने वो मजबूत हो गए कि उन्होंने इलेक्शन जीत लिया वहाँ पर। और आपको याद है कि उस इलेक्शन जीतने के बाद वो उनको हुकूमत नहीं बनाने दी गई थी, हालांकि खालिद मिशेल को बताया था उन्होंने वज़ीर आज़म होगा और ठीक है, लेकिन उन्होंने नहीं बनाने दी गई। वहाँ पर उन्होंने एक पुरानी वो गैर मुस्लिम टाइप जो है महमूद अब्बास वाली जो है फ़लस्तीन तहरीक PLO जो थी, पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसको इसीलिए उस दौर तक हमास के आने से पहले ये अरब इसराइल तनाज़ा समझा जाता था। ये यहूदियत और इस्लाम का तनाज़ा है। हमास ने पहले दफ़ा इसको यहूदियत और इस्लाम का तनाज़ा बनाया। अब जब ये तनाज़ा बनता है तो जो दिल के अंदर जो मड़ोड़ उठता है वो पाकिस्तान का सेकुलर लिबरल तबका होता है, और उसका सबसे बड़ा नुमाइंदा था हज़रत क़िबला परवेज़ मुशर्रफ साहब। अच्छा, क्योंकि अब जंग वो ख़त्म हो गई हुई थी, अब मुल्ला उमर आ गया था उसके बाद। इस दौरान में बड़े खामोश रहे, बहुत तड़पते रहे, सिसकते रहे, लेकिन इसराइल के बारे में एक मोहब्बत की लॉबी जो है पाकिस्तान के अंदर शुरू हो गई थी। यानी वो परवाने और दीवाने जो फैज़ अहमद फैज़ के लोटस रसाले जो लेबनान में निकला था उसके साथ साथ चलते थे, जो अहमद फराज से लेकर कौन था जिसने फ़लस्तीनियों के नौहे नहीं लिखे उनके, कौन था जिसने के लैला खालिद को हीरो नहीं बनाया, कौन था जिसने यासर अरफात की तरह वो कुफिया नहीं पहना, सब करते थे। उनको अचानक इसराइल, हमारा क्या ताल्लुक है, वो इसराइल का, हमको इसराइल के साथ जंग ले, हम वो अरब नहीं लड़ते तो हम क्या लड़ते। लेकिन वो कहते थे कि अरब इसराइल की जंग नहीं है, क्योंकि यहूदी कहते हैं कि हम अरब इसराइल की जंग नहीं है, हम तो मुसलमानों के खिलाफ लड़ने हैं, हम तो यहाँ पर मजहबी एक उसको आलमी हुकूमत कायम करने के लिए हमें तो जगह चाहिए। उसमें हुआ ये है कि परवेज़ मुशर्रफ ने, ये जो मेरे सामने इस वक्त उसकी तस्वीरें पड़ी हुई हैं, और जो उसका खुर्शीद कसूरी का जो वहाँ पर जाने का, ये तुर्की गए वहाँ पर जाके, सबसे पहली बात कि मुशर्रफ को उन्होंने यूएस कांग्रेस ने उसको बुलाया और मुशर्रफ ने वहाँ बाकायदा उसकी तकरीर की और सब कुछ किया। और फिर उसके बाद जो था तुर्की का जो फेमस जो है वो हुआ था कि तुर्की के अंदर खुर्शीद कसूरी साहब जाके उन्होंने वहाँ से मिले, और वो इसराइली फॉरेन मिनिस्टर से, और इसराइल और उस होटल के अंदर जिस तरह उसकी तस्वीरें आई हैं वो देखने के काबिल। मैं आपको भी इसमें से निकल आएंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। उसमें वो बड़े मज़े से उसमें नज़र आ रहे हैं कि वो बाहर उस होटल की लॉबी में, और उसको सारे का सारा जो था उन्होंने टर्किश स्पॉन्सर था और सब कुछ। अब देखें इसके बाद अब हालात क्या हो रहे हैं। अब हालात देखें कि इस वक्त जो बन रहे हैं वो हालात ये हो रहे हैं कि पाकिस्तान जो है इसको इतनी ओपनली, यानी आप खुद अंदाज़ा करें कि इन्होंने आपस में इंटरनल सूरत हाल बिल्टअप कर ली इब्राहिम अकॉर्ड के बाद। इब्राहिम अकॉर्ड के अंदर सऊदी अरब ने तस्लीम करना था, ठीक है, बहरीन ने कर लिया, यूएई ने कर लिया, मस्कत ओमान ने कर लिया, मोरक्को ने भी कर लिया, उसके बाद बाकी अलजायर ने कर लिया, मिस्र पहले तस्लीम किए बैठा हुआ है, ठीक है, उसके बाद वो पहले तस्लीम किए बैठा हुआ है, उर्दन पहले तस्लीम किए बैठा। अब सऊदी अरब इसलिए तस्लीम नहीं कर सकता कि सऊदी अरब जो है उसके अंदर एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन अरबों की है, ठीक है। यूएई के अंदर तो 2-2.5 लाख यूएई वाले ने, बाकी सारे कोई इंडियन है, कोई उनकी तरफ से इसराइल छोड़ के इसराइल का बाप तस्लीम कर लूँगे, फ़र्क नहीं, उन्होंने नौकरी करनी उधर वहाँ। इसी तरह बहरीन में भी यही, इसी तरह कुवैत में भी, बाकी सब जगह भी। तो हुआ ये कि उनको पाकिस्तान की ज़रूरत थी, तो पाकिस्तान को कहा गया था कि आप इसको तस्लीम कर लें। तो मशहूर जो ये सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तान, ये मशहूर जो इंटरनेशनल मीडिया के अंदर आया था ना, इमरान खान की जो मुलाकात थी 4 की, उन 4 में से बाकी 3 ने कहा था कि तस्लीम करना बहुत ज़रूरी है, कर लेते हैं। इमरान खान रिफ्यूज्ड। अच्छा, इमरान खान के ऊपर जो पहला बड़ा चार्ज बना है लोकल भी और इंटरनेशनल भी, वो ही था कि इमरान खान रास्ते में रुका। बाकी सारे कैसे कर लेते हैं, ये है वो, मुशर्रफ भी कर लेते हैं, किया भी है कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ जरूरत वाली मसला नहीं था। 4 बंदों की मीटिंग थी, मोहम्मद बिन सलमान, कमर जावेद बाजवा, फैज़ और कमर जावेद बाजवा के मुतालिक जो अभी आप बात कर रहे हैं, कमर जावेद बाजवा साहब की बड़ी ख्वाहिश थी। किसी जगह उन्होंने सहाफ़ियों से मुलाकात में ये भी कहा था, इकराम साहब ने, इम्तियाज़ गुल साहब ने एक वीडियो में बताया कि हम क्यों मामे बने, हम क्यों मामे, ये हमेशा करते थे वो। तो उन्होंने यहाँ तक कहते थे हम कश्मीर के क्यों मामे बने हुए, ये भी उन्होंने कहा था। वो तो हुआ ये था कि उसके बाद अहमद मीर और वो बोल पड़े थे, अपना वो जो खातून है नसीम ज़रा, आसमा शारी से तो नहीं की जा सकती।
ठीक। हाँ, लेकिन वो भी मुलाकात में थी शायद। हाँ वो थी। मुझे नहीं बुलाया जाता ऐसी मुलाकातों में, कभी भी नहीं। मुझे हमेशा आउट किया जाता है, कभी भी। तो अब मसला सारा ये था कि अब उन्होंने ये किया है कि पाकिस्तान को उन्होंने 3-4 उसके इमरान खान के चार्जशीट थे उसको आउट। आप उनकी खामियों का तज़किरा ना किया करें। अच्छा ठीक है। अच्छा अब ये है कि इस वक्त जो है कि इसके बाद इजराइल अमूमन इसको ना रिलेशनशिप को बहुत इसको खामोशी से तल्कात बने रहे, बदनाम ना करो। पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि यूएस कांग्रेस ने प्रेज किया पाकिस्तान को प्रेज किया है। यानी अब ये किसे कहते हैं, पश्तो में क्लस कहते हैं रेड। रेड कहते हैं ये शर्म और हिजाब के सारे चीज़ें उतार के वो खुल के सामने आ गए, खुल के सामने आ गए हैं कि नहीं अब तुम मानोगे कि तुमने ये किया है, वरना हम तुम्हारा चेहरा बता देंगे लोगों को। अब जिस दिन से ये हुआ है उस दिन से पाकिस्तान की हुकूमत ने ना कोई इसके ऊपर एतराज़ किया। अब देखिए 2 चीज़ें उन्होंने की उस करारदाद में। एक तो पाकिस्तान की हुकूमत ने ये किया है कि उसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से निकाल के इधर ले आए, मैकरन से निकाल के इधर ले आए। यूएन जनरल असेंबली करारदाद पेश होगी और 120 वोट बाइंडिंग नहीं होगी, 120 वोट इसराइल के खिलाफ। उनको 120 वोटों की हैसियत क्या है वहाँ पर, तो बाइंडिंग वाली नहीं आएगी। जो उसको जो बुलाया जाता। और फिर उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्होंने कहा था इंडिविजुअल्स को बुलाया जाए कोर्ट में, ये नहीं इसराइल के खिलाफ। नेतन्याहू को बुलाया जाए, उसके आर्मी चीफ को बुलाया जाए, उसके फलां को बुलाया। अब ये अगर शुरू हो जाता है ये बड़ी ज़बरदस्त, तो फिर तो हर मुल्क में जहाँ जहाँ जुल्म होगा वहाँ भी इनको इंडिविजुअल को बताया जाएगा कि छोड़ दो। फिर तो पाकिस्तान में भी कल को खुदा न खास्ता को मसला है तो कहेंगे आर्मी चीफ को बुलाओ, शहबाज शरीफ को बुलाओ। तो ये भी इंटरनल खौफ होता है जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि नहीं इसको निकाल। दूसरा उन्होंने कहा था कि 7 अक्टूबर को जो हमास ने हमला किया है वो गलत किया था, ये बहुत गलत बात थी, उसको कंडेम किया, निकाल दी। इसके 3 दिन के बाद अब सूरत हाल ये है कि अब अमेरिका जो है उसने घेरा तंग कर दिया। 8 एयरपोर्ट अमेरिका के इस वक्त जो बड़े हैं उनको जैसे एक्टिव कर दिया गया है 15 मार्च से पहले। नंबर 1 प्रिंस सुल्तान एयरपोर्ट रियाज का, जहाँ इसका बेस है। एक एनुल असद है अंबार का इलाका इराक, उसका है, उसमें कर दिया गया है। अरबील के अंदर अरबील ऊपर है इसका कुर्दों का जो है, अच्छा, उसके अंदर कर दिया गया। टर्की का जो नेटो का एयर बेस है बिल्कुल मशरक में, इसके ऊपर हताई के ऊपर है, उसको कर दिया गया। उर्दन में कर दिया गया। यहाँ तक ये नहीं बल्कि जिबूती अफ्रीका के अंदर बाबल मंदब, आपने देखा होगा बाबल मंदब वो जगह है कि जहाँ से आप मुड़ के ऊपर जाते हैं और नहर सुएज को पहुँचते हैं। ये जो कोना है ना इसका मस्कत ये जो कोना है जहाँ पर अदन का इलाका है और ये वहाँ से आप मुड़ के अंदर वहाँ जाते हैं। और इसको उन्होंने यमन के लोगों ने बंद किया हुआ है और कई हज़ार जहाज़ जो गुजरते थे वो नहीं गुजर रहे और वो उधर से नीचे से अफ्रीका से केप ऑफ गुड होप और केप टाउन से होकर गुजरते हैं और वो ऊपर जाते हैं। उनका हज़ारों मतलब मिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्चा वहाँ पर, इसलिए जिबूती को उन्होंने एक्टिव कर दिया। 15 मार्च 22 दफ़ा एक दिन के अंदर यमन पे हमले हुए हैं 15 मार्च, और वो चाहते हैं कि यमन की सूरत हाल जो है। और दूसरा जो आपने बताया कि 30% ऑफ द एरिया उसको सिक्योरिटी जोन, अब वो करते जा रहे हैं कि इसराइल को इनको धकेल के इन लोगों को वो वहाँ लेके जा रहे हैं रफा बॉर्डर के पास। वो पहले भी गए थे, धकेल के भेजे थे, फिर वापस आ गए। अब इस वक्त 1 लाख बंदा भी मर गया, शहीद हो गया था, उससे बड़ा कौन शहीद, तो 25 लाख हैं। तो ये 25 लाख की कैंपेन बड़ी लंबी बनती है अनलेस के क्लस्टर बम। इसीलिए अमेरिका ने कल अपने एक फ्लीट वहाँ भेजा है MK-84 क्लस्टर बॉम्ब्स का, वो वहाँ पहुँचने वाले हैं। अब इस सिनेरियो के अंदर जब ये सिचुएशन इस तरह की हो गई है, उन्होंने ईरान को एंगेज करने की कोशिश की है, किस तरीके से उसको एंगेज किया जाए। पाकिस्तान के एक और तरीके से पाकिस्तान पर ट्रैप आ रहा है, वो अगले उसमें से लगता यही है कि एक इस सारी सूरत हाल के अंदर जब आपने ये सोच लिया है, पाकिस्तान की हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट ने ये सोच लिया है कि 90% से ज़्यादा लोग उनके मुखालिफ हैं, किसी बाज़ार में वो गुजर नहीं सकते, ठीक है, किसी होटल में वो खाना खा नहीं सकते, किसी जगह इंडिपेंडेंट वो जलसा नहीं कर सकते, तो फिर उन्होंने कहा जहन्नम में गया सब कुछ, इसराइल को तस्लीम भी कर लेते हैं, जहाँ 100 हैं वहाँ 125 हो जाएगा। तो मुझे लगता यही है कि शायद इनके जो लोग समझते हैं कि जहाँ हर बंदे ने गाली हमें देनी ही देनी है। लेकिन सर बेसिक आइडियालॉजी के खिलाफ अगर आप जा रहे हैं पाकिस्तान की, अब इसमें 2 तरह की रिफ्ट हो जाएगी। इसराइल को तस्लीम करने के ऊपर 2 तरह के लोग होंगे आप पे। एक तो वो है कि जो मजहबी
जो अभी KFC पे हमले कर रहे हैं वो बहुत शुद्ध। वो तो चलो ठीक। एक वो है कि जो डॉन अखबार में, जंग अखबार में, अपना उसके बाद ट्रिब्यून में, उसके बाद जो है वहाँ पर क्या नाम है बाकी जगह पे लिखते हैं, जो उनका चेहरा में नजर आता है, जो बड़े स्टाइल से कहेंगे ओह इट्स अ वेरी इंटेलिजेंट मूव, ये बड़ी शानदार किस्म की चीज़ है, स्ट्रेटेजिक मूव है। पाकिस्तान की लड़ाई लड़ने की बात क्या है, वो जो एक नारा है ना कि पाकिस्तान फर्स्ट जो है, ये इसी तरह उर्दन फर्स्ट, फलाना फर्स्ट, ये उर्दन फर्स्ट ये नहीं रहते होते। मुल्ला उमर ने जो आखिरी मुलाकात हुई थी ना इनकी सारी जनरल की, तो उसने कहा देखो पश्तो में उसने कहा था कि वारियाँ मत लगाओ, बारियाँ मत, तुम्हारी बारी है, आपकी बारी भी कल को आ जाएगी। और ये गंदी किस्म की नेशनलिज्म, हम मैं अक्सर यही कहता हूँ, वो भाई अगर पाकिस्तान फर्स्ट का नारा है तो फिर तुमने 50 साल साउथ अफ्रीका पे जाना बंद क्यों रखा था? साउथ अफ्रीका तुम्हारा मामा लगता था। साउथ अफ्रीका में तुमने इसलिए क्या कि दुनिया पूरी कहती थी वहाँ पर नस्ल परस्त हुकूमत है, हम में नहीं जाना चाहते। आपने क्रिकेट की टीम के साथ भी तो वो एक तबका जो है उनकी जान को मुश्किल आ जाएगी, उनके गले में हड्डी होगी कि हम इसराइल को कैसे, हमारा तो नारा यही है कि इसराइल को तस्लीम किया जाए। अच्छा, वैसे अगर इसराइल को तस्लीम कर ले पाकिस्तान मिसाल के तौर पर, जो कि होना नहीं चाहिए, जीरो फायदा नहीं होगा सऊदी अरब के लिए और बाकी जो 57 लेड सऊदी अरब लेड 57 कंट्री का OIC जो है उसके लिए तो फिर दरवाजा खुल जाएगा कि सारे कहेंगे बिस्मिल्लाह आमीन आ जाए। यही होना ना, वो करना ये चाहते थे वो करने। लेकिन मुझे ये बताया कि क्या आप इसराइल से आप क्या तजारत करते हैं? कुछ भी नहीं, कोई तजारत नहीं ना। इसराइल से आप क्या करें? आप चलो तजारत करना भी शुरू कर दे तो क्या इसराइल की आप वहाँ से मैक्सिमम यही होता है ना कि वहाँ से इसराइल में खजूरें होती हैं और जैतून उगता है। तो पाकिस्तान के कई ताजर यहाँ बैठे हैं, एक लाहौर के मौलवी साहब हैं वहाँ बैठे होते हैं, मुझे मिले भी थे, वो आए भी थे कि तुझे जाना तो चल, मैं ला चलना। वो खजूरें उगाते हैं वहाँ से, लेते हैं इसराइल से, और उस समय मदीना शरीफ की मोहर लगाई। इधर हाजी साहब क्या बात अकबरी मंडी से खरीदते हैं और आपको कहते हैं ये जनाब मैं खालिद मदीना से खजूरें लेके आया। तो ऐसा करते हैं पाकिस्तानी। आपको पता है जिस वक्त हज पे जाते हैं लोग तस्वीरें यहाँ से खरीद के रख जाते हैं, उधर से कौन लेके आएगा? वापसी खजूरें यहाँ से खरीद के रख जाते हैं। सिर्फ जमजम वहाँ से आता है जिसमें लोकल पानी मिला के, तो हम उस पूरे पाक दुनिया का पिलाते हैं। ये सूरत। सर आगे चलते हैं। अभी आपने साउथ अफ्रीका की बात की, तो आपको पता है माइंस एंड मिनरल बिल बलूचिस्तान पास हो गया होगा। अब पास तो हो गया है, कितना आसान है उस बिल के पास होने के बाद कि वहाँ से एक्सट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगी और चीज़ें स्मूथली शुरू हो जाएंगी? देखें, एक बात याद रखें कि ये मिनरल्स की अहमियत अब क्यों ज़्यादा हो गई है, और दूसरी सिचुएशन ये देखें कि मिनरल्स का अगर आप पाकिस्तान का नक्शा उठाएं तो आप हैरान होंगे कि पाकिस्तान के नक्शे के अंदर मिनरल्स सिर्फ 2 सूबों के अंदर है। ये देखें, ये नक्शा है। अब इस नक्शे में आपको देखिएगा कि ये KPK का इलाका है, आपको भरा भरा नज़र आएगा। ये बलूचिस्तान का इलाका है, आपको ये भरा भरा नज़र आएगा। ये पंजाब में यहाँ साउथ में कुछ थोड़ा सा है, यहाँ है, और फिर उसके बाद ये नीचे सिंध में थोड़ा सा कुछ थर कोल माइन होगा। अच्छा, इसमें आपके पास आयरन है, क्रोमाइट है, कॉपर है, मैग्नीज है, रॉक साल्ट है, जिप्सम है, मार्बल है, लाइमस्टोन है, बेशुमार ऐसे मिनरल्स हैं कि जो आपके पास इसके अंदर नज़र आते हैं। अमेरिका को बुनियादी तौर पर चाहिए आपके स्ट्रेटिजिक मिनरल्स, और स्ट्रेटिजिक मिनरल्स वो हैं कि जो उन लोगों में इस्तेमाल होते हैं, जैसे उनकी बैटरीज में इस्तेमाल होते हैं, जैसे उनके सेल्स में इस्तेमाल होते हैं, जैसे उनके ड्रोन्स में इस्तेमाल, स्पेसिफिकली फॉर मिलिट्री पर्पस, सिक्योरिटी की। जैसे ड्रोन, देखिए ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है ये क्यों हुई? ड्रोन टेक्नोलॉजी ये है कि ह्यूमन लॉस को कम से कम किया गया है। मैं यहाँ से बैठा हूँ, सैटेलाइट मुझे गाइड कर रहा है, ड्रोन जाके वहाँ से गिर जाता है। ये जो 9/11 के दोनों तैयारे हैं, इसके बारे में प्रोफेसर ट्विंडी था, इसको बदकदल कर दिया था, उसने चौथे दिन एक रिपोर्ट बनाई थी। अच्छा। रिपोर्ट में पढ़ी, मैंने कॉलम भी लिखा था उसके बारे में। ठीक है। उसने कहा था कि ये बेसिकली हुआ ये था कि ये जो दोनों तैयारे थे, ये जो उड़े थे, इन दोनों तैयारों के जो एयर उसके डक्ट थी, उसके अंदर उन्होंने पॉइजनस गैस के कैप्सूल रख दिए थे, और पॉइजनस के गैस के कैप्सूल थे वो उनको बर्स्ट कर दिया था। दूसरे मिनट के बाद वो सारे के सारे जो थे वो बंदे डेड हो गए थे, इंक्लूडिंग द पायलट, एंड द कंट्रोल वाज टेकन ओवर बाय द ऑटो पायलट। अच्छा, उसको नीचे से गवर्न किया जा रहा था, क्योंकि होता ये है कि जब आप न्यूयॉर्क जैसे शहर में घुसते हैं तो वहाँ हर बिल्डिंग 60 मंजिला है, 60 मंजिला, तो ऐसे लगता है कि आप सुई के नाके में से आप एक धागा गुजारते हैं, तो कोई भी बंदा ह्यूमनली वो बंदा हिल जाता है, इधर से नहीं पर ना लग रहा हो ये। लेकिन कंप्यूटर को तो आपने उस जिसका था माइक्रो किस्म की उसके अंदर ना सेंटीमीटर के ऊपर भी आप निकाल जाएंगे उसको ना। कंप्यूटर उसको यूँ देख रहा होता है ना, इसके हिसाब से। जैसे आप कभी गाड़ी को बैक कर रहे होते हैं तो आप
मिस कैलकुलेट कर जाते हैं, लेकिन वो पीछे शीशा मिरर वो लगे हो तो मिरर आपको बचा के ले जाते हैं और रेड जोन से नहीं। तो उन्होंने यही किया था कि ये बेसिकली ये जो ड्रोन ईजाद किए गए, और ड्रोन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसको है? इसराइल को ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? क्योंकि इसराइल के पास मैन पावर कम है और इसराइल ने काम बड़े करने हैं, ठीक है, मुखालिफ दुश्मन बहुत है, तो उसके ड्रोन्स के, तो इसलिए ये है उसका मिडल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। अब अमेरिका के जो मिडल सिक्योरिटी पार्टनरशिप हैं वो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इटली, जापान, नॉर्वे एंड द रिपब्लिक ऑफ द कोरिया एंड स्वीडन एंड यूनाइटेड किंगडम, ये उसके मिडल पार्टनर थे। क्योंकि बाकी चीज़ें जो थी इस तरह की, जो बाकी जो स्टेट वो चाइना देता था, चाइना से वो खरीदते थे और चला आ रहा था चाइना की मोनोपोली से। अब ये ट्रंप ने जो है मिडल सिक्योरिटी पार्टनरशिप की एक नई जो है डेफिनेशन, ट्रंप ऑर्डर्स नेशनल सिक्योरिटी रिव्यू ऑफ द यूएस क्रिटिकल मिनरल अप्रोच। अब ये नेशनल सिक्योरिटी जब हो जाती है ना, तो यूँ समझो कि एक आपको थ्रेट दे रहे हैं कि ये तुम्हारे मिनरल जो हैं, खा वो बलूचिस्तान में हैं या खा वो सिंध में हैं, खा वो KPK में हैं, ये अगर तुम हमें नहीं दोगे तो हमारी नेशनल सिक्योरिटी जो है वो कंप्रोमाइज़ हो जाएगी और हमारे लिए मसला बन जाएगा। ठीक है। जिस तरह उन्होंने कहा था अगर तालिबान की हुकूमत वहाँ रहती है तो ये नेशनल सिक्योरिटी बन जाएगी, इसलिए इस पर हमला कर दो। ठीक है। जिसलिए उसने कहा था कि क्योंकि इराक के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है तो ये खतरा नेशनल सिक्योरिटी हैं, इसलिए वहाँ रजीम चेंज एक्सप्रेशन करता। ठीक है। पहली दफ़ा उनको UN की तरफ से हिमायत मिल गई, वो अफगानिस्तान में घुस गए, सारी दुनिया उनके साथ हो गई। इराक के अंदर सारी दुनिया उनके मुखालिफ थी, उन्होंने 3 मुल्क जो थे उन्होंने मिल के उसके ऊपर हमला कर लिया। बरतानिया था, इंग्लैंड था, मैं कहा तीसरा जापान था या ऑस्ट्रेलिया, कोई में से। अब ये नेशनल सिक्योरिटी के अंदर जब आएगा तो आपके लिए हालात जो हैं वो इस तरह के हो गए कि आपने एक दफ़ा एग्रीमेंट कर लिया तो फिर आप गए, और एग्रीमेंट आप कर चुके हैं। ये अमेरिकन कंस्ट्रक्शन फर्म्स विंस द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द रेकोडेक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। बैरिक के साथ फ्लोर अब बैरिक के साथ सारा वो देखे ना, नहीं वो ये द स्टेक होल्डर्स selected American construction firm Fluor Corporation as the lead engineering procurement and construction management partner। अब उसके अंदर कोई ऐसा काम तो होता नहीं है, ठीक है, कि आपने कोई बहुत टेक्निकल सूरत वहाँ बाद में आती है, वो पाकिस्तान के अंदर कोई ना करेगा ना होगी। नंबर 1 होता यह है कि ये इस तरह आप ये देखें ना, ये पूरा फैला हुआ है ये इलाका जी, इसको क्लोज करके दिखाएंगे तो और बेहतर हो जाएगा। इस पूरे फैले हुए इलाके में ये सारा गोल्ड और बाकी चीज़ें मिनरल्स जो हैं ये उसके साथ ऐसे ज़र्रों के साथ तरह होते हैं। ये आप उसको जैसे मट्टी के ढेर उठाते हैं, ढेले बड़े बड़े, ये उठवा के आप लेके जाते हैं और फिर उनको पहले धोते हैं, मट्टी निकल जाती है। वो आम उस छोटे छोटे ज़र्रात जो होते हैं उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसके अंदर आयरन भी होता है, उसके अंदर पीतल भी होता है, उसके अंदर तांबा भी होता है, उसमें गोल्ड भी होता है, पता नहीं क्या। ये सारे के सारे जो है उसको आप फिर एक जगह जाके उसको स्मेल्टर में डाल के उसकी एक बहुत बड़ी एक इतनी इस मेज़ के जितनी लंबी जो है ना एक बेल्ट, मेरे ख्याल इसी खबर के मुताबिक ये जो स्टोरी है इसके अकॉर्डिंगली तकरीबन 4 साल बाद जाके कहीं प्रोसेसिंग स्टार्ट हो, कम अज कम मैं आपको बताऊं, कम अज कम। और उससे पहले अभी तो सर्वे अच्छा बाकी चीज़ें देखें ना, टिथियान है, पहले BHP थी ऑस्ट्रेलिया के पास, वो नहीं, उन्होंने बहाना बनाया कि जी बॉर्डर है तो लोग उठा के ले जाएंगे, हम नहीं करते। वॉर शुरू हो गई थी 9/11 वाली, फिर उसके बाद वो आई चिल्ली वाली, उसके ऊपर आपको मैं एक बात बताऊँ कि उसी सूरत हाल के अंदर बेनज़ीर की हुकूमत उड़ी थी, जो यूनिकॉल के ज़माने में, उसकी भी एक चिली की फर्म थी। तो अमेरिकन सफ़ीर ने कहा था कि पाकिस्तान को हम कहते हैं कि ये इसको ना इसका पूरा शेयर जो है, मेन शेयर जो है पाकिस्तान जो है उसको चिली के फर्म को दे दे। तो बेनज़ीर ने कहा ये कौन होता है, इसको पब्लिकली माफ़ी मांगनी चाहिए। तो उसने माफ़ी तो नहीं मांगी थी, लेकिन बेनज़ीर की घमंड चली गई तो फिर वापस आई थी दोबारा। सही है। तो वो अब यही मसला इमरान खान की सूरत हाल है। अच्छा, इसमें ये आपने ये वाली सूरत हाल पे अगर बात ले आए तो मैं इसमें एक चीज़ आपके साथ इसके ऊपर रोशनी चाह रहा हूँ कि एक मैंने पिछले दिनों इंटरव्यू सुन रहा था सेरा लियोन जो साउथ अफ्रीका उसकी फर्स्ट लेडी हाँ, वो बता रही थी उस इंटरव्यू में कि जो माइनिंग कंपनीज हैं सेरा लियोन में वो सारी या तो ब्रिटिश हैं या अमेरिकन हैं, और उसके अलावा नाइजीरिया हो गया या मोज़म्बिक हो गया या दूसरे ममालिक हो गए, वहाँ से जो मिनरल्स निकाले जा रहे हैं उस कंट्री की सूरत हाल ये है कि वो मज़ीद बदतर होते जा रहे हैं। वहाँ पे अमन व अमान की सूरत हाल भी ख़राब है, वहाँ पे हेल्थ एजुकेशन और इस तरह की चीज़ें भी, वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब, मज़ीद
बिगड़ गया हुआ। अब जब इन ममालिक में से ये मिनरल्स निकले हैं और वो तरक्की नहीं कर पाए, तो पाकिस्तान को इस तरह दो वजह ये देखें, ये CNN की स्टोरी है, वाई द वेल्थ ऑफ अफ्रीका डज नॉट मेक अफ्रीकन वेल्दी। दो तरीके होते हैं, दो काम करते हैं इसमें। हाउ द प्लंडर वाज इवॉल्व वहाँ पर। एक तो ये करते हैं कि उस इलाके के अंदर वो जाके ऐसी लीडरशिप को लेके आते हैं जो बददियानत और करप्ट हो। अच्छा, पहले सबसे पहले करप्ट करें। करप्ट जैसे पाकिस्तान में जो पनामा शनामा आ गया ना, आ गया ले आओ। नाइजीरिया ऑयल रिच कंट्री, बंदा ले आए, करप्ट लेके आए, ठीक है, उसकी फिर उसके बाद उसी को खुद वहाँ से निकलवाया, फिर सब कुछ है। उस ओरिजिनल लीडरशिप को नहीं आने देते। अंगोला, उसके अंदर करप्ट लीडरशिप ले आए। लुबम्बा को ख़त्म किया, उसके अंदर क्या नाम है, कॉन्गो के अंदर, ठीक है, क्योंकि वो बड़ा ऐसा बंदा था कि जो कि वो उनको नहीं भाता था, ऑनेस्ट आदमी था, और वो बेल्जियम के साथ तल्लुकात बना। करते क्या है कि यहाँ पर एक तो एग्रीमेंट कर लेते हैं, उस एग्रीमेंट को इस तरीके से किया जाता है कि उसका फ़ायदा आम आदमी को नहीं पहुँचे। CSR होता है, एक होता है कॉर्पोरेट क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जहाँ आप जाते हैं वहाँ अस्पताल खोलते हैं, स्कूल, ये बड़ी छोटी सी। जी। आपने $5 अरब का वो लिया, सोना लिया, और आपने 50 लाख रुपए की डिस्पेंसरियाँ स्कूल खोल दिया और सारा को बच्चों को वजीफे दे दिए, ये कर दिए। जैसे हमारे यहाँ दूसरे काम वो ये करते हैं कि अगर वो लीडरशिप जो है वो कन्फ्यूजन कर दे, वो पब्लिक सपोर्ट नहीं होती, तो फिर वो उस इलाके के अंदर ट्राइबल वॉर का आगाज कर देते हैं। फिर अनरेस्ट, एनार्की क्रिएट कर दो, शदीद किस्म की अनरेस्ट, ट्राइबल, मतलब अंगोला के अंदर उन्होंने ये किया कि उन्होंने कुछ ट्राइबल वॉर चली। सोमालिया के अंदर किया, हुटी और तुत्सी कबाइल का। अब 5 पहाड़ इसके कब्जे में आ गए, 5 पहाड़ इसके कब्जे में। इस पहाड़ में भी लिथियम है, इस पहाड़ में भी टाइटेनियम है। अब उन्होंने कहा कि असला चाहिए, 5 बोरी लिथियम इधर दो, 6 बोरी ये दो। उन्होंने ट्राइबल जो वॉरलॉर्ड्स होते हैं, उन्होंने अपनी निगरानी के अंदर वो चीज़। असला वैसे इस बिल आने से पहले असला इस रीजन में अमेरिका ले आया। देखें, असले के बारे में एक बात याद रखें कि असला जो है वो उसके जो ताजर हैं वो बैठे होते हैं बेल्जियम में। असले की एक बड़ी अहम तरीन चीज़ ये है कि असला आपको घर पहुँचाएंगे तो फिर पैसे लेते हैं। रिस्क इज़ ऑन द सप्लायर। अगर आप एक रॉकेट लॉन्चर चाहिए, आपने वहाँ किसी बंदे को कहा यार मुझे 2 रॉकेट लॉन्चर चाहिए, मुझे पहुँचा दो, कहते ठीक हम पहुँचा देंगे, पेमेंट जब हम पहुँचाएंगे तो फिर लेंगे। दैट इज़ द मोस्ट सेफेस्ट ट्रेड एट द मोमेंट। इसलिए कि तमाम इंटरनेशनल मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है वो अपना असला बेचना चाहता है। इसीलिए ईरान इराक जब जंग हो रही थी तो इसराइल की फर्में ईरान को भी असला बेचती थी और उसको भी बेचती थी, इराक को भी बेचती थी। और हालांकि इराक उनके ओपोनेंट थे, ईरान उनका ओपोनेंट था। ये सूरत है। तो असला फिर उसके बाद थोड़ा उनको खाने पीने के लिए भी चाहिए होता है। ये तो वैसे पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए। पाकिस्तान की अब सूरत हाल मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान में जो लोग बैठे हुए हैं हेल्म ऑफ अफेयर के, इनको कुछ अंदाजा नहीं है कि पाकिस्तान 25 करोड़ का मुल्क है, ये अफ्रीका नहीं है। एक और दूसरी अहम तरीन बात यह है कि बलूचिस्तान के अंदर जो इस वक्त सिचुएशन है उसको रियलाइज करें। आज अख्तर मैंगल साहब ने अपना धरना उठा दिया। वो धरना जब तक कोयटा में बैठा हुआ था वो सिंबॉलिक था, आप उसको कंट्रोल कर सकते थे। आपने लख पास कंट्रोल किया हुआ था, आप लख पास के ऊपर बैठे हुए थे, आप उसको देख सकते थे। लेकिन आप अब जब वो धरना पूरे बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में फैल गया, उन्होंने कहा कि इस दफा हम नए तरीके से करें, तो आप उसको नहीं कंट्रोल कर सकोगे। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, बलूचिस्तान का फैलाव इस किस्म का, आप उसको नहीं कंट्रोल कर सकते हो। ये जो आप कहते हैं ना 15,000 बंदे या 1500 बंदे या 1500 बंदे या 50 बंदे, ये बातें जो हैं ये एक रेगुलर आर्मी जो है वो नहीं करनी चाहिए उसको। इसलिए जो होता ये है कि एक गुरीला जो होता है ना वो बहुत बढ़िया। दुनिया में गुज़श्ता 50 साल से किसी रेगुलर आर्मी ने कोई जंग नहीं जीती, गुरीला ने जीती। आपकी वियतनाम की जंग देख लें, गुरीला ने जीती है। आपके अफगानिस्तान की जंग देख लें, गुरीला ने जीती है। आपकी दारफोर की जंग देख लें, गुरीला ने जीती है। आपकी ईस्ट तैमूर की जंग देख लें, गुरीला ने जीती है। तो एक बात याद रखें कि इस तरह दुश्मन नहीं बनाए जाते, लोगों को साथ लेके चले जाते हैं। इस पे अख्तर मैंगल साहब ने एक BBC को इंटरव्यू दिया था कुछ दिन पहले, और उसमें उसने कहा कि ये एक पॉलिटिकल इशू, इसको सिक्योरिटी इशू ना बनाए, और ये निकल चुका हुआ है आपके हाथ से। इनकी ट्रेनिंग ये है कि अंग्रेज ने 1777 की सिविल सर्विस के बाद
जिस वक्त 1842 के अंदर उसने शिकस्त खाई है काबिल में, तो उन्होंने बता दिया था कि बलूचिस्तान और KPK के वो इलाके जो हैं ये स्ट्रेटेजिक एरिया है, इनको एज ए प्रॉमिस डील न करो। इनकी खोपड़ी में वो ट्रेनिंग घुसी हुई है, वो ट्रेनिंग से बाहर नहीं निकलते। ओ भाई, अब आपके शहरी हैं, ये आपके मोहब्बत करने वाले, आपने किया क्या है? 1,500 बंदे, 2,000 बंदे, 300 वोट लेने वाले सियासी यतीमों के सनात सारे पे आप समझते हैं बलूचिस्तान को कंट्रोल कर लेंगे? ऐसा नहीं हुआ करता। कुछ लोग कहते हैं वो देखें जी अख्तर महंगल जो है वो अब इस तरह की सूरत हाल में आ रहे, अपना सियासी इमेज दोबारा बहाल करना चाहता है। इमेज उसका है, उसको बहाल करने की जरूरत नहीं। अकबर बुगटी को 1974 के अंदर आप लेके आए, आपने गवर्नर बनाया, आपने मिलिट्री एक्शन किया, 8 महीने के बाद भाग गया, क्योंकि उसको अंदाजा हो गया था नवाब बुगटी को। उसने कहा मैं सफ़ेद कपड़े पहनकर आया था, मैं अपने कपड़े मैले नहीं कराना चाहता। बलोच सोसाइटी को समझो, ट्राइबल सोसाइटी को समझो। अमेरिका ने नहीं समझा अफगानिस्तान के अंदर, 4 लाख फौज बनाई, वो कहते 50,000 तालिबान हैं क्या? फिर उसके बाद उसने कहा 4 लाख फौज हम छोड़े जा रहे हैं वहां पर। वो खुद इसको टैकल करती। मैं पूरी दुनिया के अंदर वाहिद एनालिस्ट था जो कहता था कि ये फौज 5 दिन से ज्यादा नहीं चल सकेगी, और वो 3 दिन के अंदर सरेंडर कर गई। उसकी एक वजह यह है कि कोई उज़्बेक सिपाही जो है वो कभी भी ये नहीं होगा कि अपने दुश्मन जो है ताजक को मारेगा। वो कहेगा मेरा तो इसने मेरे कबीले तक जहाँ पहुँचना है। कोई पश्तून जो है, करजई जो है, वो दुरानी को नहीं मारेगा, तो कबीले तक पहुँच जाना है। आप क्या करेंगे? आप पंजाबी सिपाही लेके जाएंगे यहाँ, आप कोई और सिपाही, बात है सिंधी सिपाही लेके जाएंगे, फिर वही होगा कि वे लेंगे। आप पंजाबी किसकी गाली खा रहा है? इसी बात की खाली खा रहा है कि आप उसको एक कंट्रोल करना, आपकी स्ट्रेटेजिक उसकी गोली खा रहा है जो आम बेचारा पंजाबी है। तो आप वहां से लोग अब आते हैं, वो नहीं उस तरह हमने देखा है। अब जब फिर लेविस पे क्यों इतराज होता है? लेविस दुनिया का पाकिस्तान का सबसे पुरअमन एरिया होता था, जो 2 यानी पूरे बलूचिस्तान के अंदर जो पुलिस एरिया है ये 1%, 1-2 किलोमीटर होता है, ये इतना सा एरिया जिसको कहते हैं। इसका क्राइम रेट सर ये 90%, बल्कि 95% होता है, और 5% क्राइम रेट होता है लेविस एरिया का, जिस पर 99% एरिया था। सर ये जब बलूचिस्तान की सूरत हाल में पंजाबी के साथ ये हो रहा है, फॉर एग्जांपल ये माइनिंग प्रोजेक्ट शुरू होते हैं तो वहाँ पे तो अमेरिकन उसका रिएक्शन बलोच अवाम कैसे? अमेरिकन इनको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं। अमेरिकन ने इन्हीं के कंधे पे बंदूक चला के आना है, और आप सोच नहीं सकते कि ये इसी सिक्योरिटी के तहत, और ये आप किसके लिए करोगे? देखिए ये दुकान तो नहीं है ना कि वहां जाकर आपने या मुझे 5 सोना दो, आधा किलो कॉपर देना, आपने वहां डिगिंग करनी है। आपने उस डिगिंग करके उसको बकायदा उसको पत्थर भरना, तो पत्थर है, ठीक है, उस पत्थरों को सफाई करनी है, फिर उसके बाद उसको सप्लाई चेन में लेके आना है, फिर उसको बाद आगे लेके जाना है। या तो रिफाइनरी लगाएंगे वहां पर, फिर भी सब पर, फिर वो रिकोडिक्स से आप शुरू हो जाएं तो नीचे तक आपको कहीं ना कहीं, और आप एयर ट्रांसपोर्ट करेंगे तो उसकी कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी, आपको पूरे बलूचिस्तान की सिक्योरिटी का मामला पड़ जाएगा। फिर बाकी आप इस तरफ करेंगे। आप क्यों खुदा के लिए यार, जब उनको साथ लेकर चल सकते। बलूचिस्तान अभी पिछले दिनों एक हमारे साफी साहब गए हुए थे, उन्होंने बड़ी मजेदार सजेशन दी है। वो साफी कौन है? छोड़ दें। अच्छा हाँ, वो कहते हैं मैं अभी बलूचिस्तान से होके कोयटा से होके आ जाते हैं, कुछ लोगों को मिल गए, इनका एक्सेस ही नहीं है। मेजॉरिटी हमारे साफियों का कोई एक्सेस नहीं है, या तो खाबंडी पर, उनका अपने कसूर भी नहीं है, जा नहीं सकते बेचारे किसी तौर पर। अब उन्होंने कहा जी फौरन लोकल बॉडीज के इलेक्शन करा देंगे। ओ भाई, तुम्हारा बाप इलेक्शन कराएगा लोकल बॉडीज के वहां पर? समझ गया मैं आप किसका जिक्र कर रहे हैं। तुम कैसे कराओगे? कहाँ पे? कोयटा में करवाना चाह रहे हैं? पास क्रॉस नहीं कर सकते तुम। खुजदार से निकल के अवारान के रास्ते पे 2 मील नहीं चल सकते तुम। कलात के जुहान में नहीं जा सकते तुम, स्प्लिंजी में नहीं जा सकते, और फिर नीचे का इलाका में फिर वो बड़ी अजीबोगरीब के जी, एक तो नीचे का खाना कलात का इलाका है, वो बड़ा अजीबोगरीब, वो उसके वो भाई उसके भी अंदर पॉकेट्स हैं, उसमें लसबेला की पॉकेट बिल्कुल लैदा है, वो कंपैरेटिवली बेहतर, उसमें भी हब जब आया वहाँ पे पॉकेट बिल्कुल और हो गई। खारान के ऊपर भी नोशकी और उसकी लैदा। बलूचिस्तान एक बहुत मुश्किल जगह है समझने के लिए, लेकिन मसला सारा ये, आप पाकिस्तान के अंदर आपको इतने एक्सपोर्ट नजर आएंगे। NDU के अंदर थीसिस लिखे हुए हैं, उसके ऊपर कोई किसी को बुनियाद चीज का पता ही नहीं, इल्म नहीं है। मैं सही कह रहा हूँ, लेकिन जिनको पता है उनको ये कभी, इसलिए वो कहते हैं कि अल्लाह का वास्ता है, उनको उनके हाल पे छोड़ दें। हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। ओवरसीज कन्वेंशन हुआ पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में,
और दुनिया भर से जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी बिजनेसमैन बिजनेस कम्युनिटी थी तो वो आई हुई थी। उसमें आर्मी चीफ साहब ने भी खिताब किया और उसमें उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान की सूरत हाल, जो बलूचिस्तान जो है वो झूमर है, पाकिस्तान का ताज है। फिर उन्होंने ओवरसीज़ से बड़ी मोहब्बत का और वालियाना अकीदत का इतराफ़ किया और ओवरसीज़ ने भी किया। आप कैसे देख रहे हैं सर इस ओवरसीज़ कन्वेंशन? मुझे बड़ी हैरानी हुई है कि आर्मी चीफ साहब की जो तकरीर है इसको ना तो डॉन ऑफ सर मैं आप फर्स्ट पेज में ये नहीं है ना, ये मैंने नहीं देखी सर, इसमें नहीं है। ये 17 तारीख का एक्सप्रेस ट्रिब्यून भी है, ट्रिब्यून में भी नहीं है आर्मी चीफ की तकरीर। ये बड़ी हैरानी फर्स्ट पेज पे नहीं है। अच्छा, और अगर लगाई है तो मेरा ख्याल है नवाए वक्त ने लगाई है। ये कितनी सर, मेरा ख्याल 8 कॉलमी खबर लगाई नवाए वक्त ने 8 का में, तो नवाए वक्त मेरे ख्याल बहुत वतन अखबार है। जी जी, ये इस पर कोई शक नहीं है, निजामी साहब का अलमबरदार है, तो इन्होंने लगाई, बाकी किसी ने नहीं लगाई। हाँ जी, तो एक तो बाकी मेरे को दुनिया ने छोटी सी करके लगाई, कान मरोड़ने चाहिए। हाँ नहीं, ये तो सर नेशनल, ये कैसे मुमकिन है सर? डॉन कायदे आज़म साहब की जो हमारे डॉन उन्होंने बना दिया था, बाद में डॉन हो गया। अच्छा, मसला सारा ये छोड़ दे इस बात को। हमारे यहाँ ना सियासतदान हों, जर्नैल हों, ये ब्यूरोक्रेसी के हाथ में खेलते हैं, खा वो सिविल ब्यूरोक्रेसी हो, अच्छा जी, और खा वो मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी हो, और दोनों की विजन जो है ना वो बड़ा शैलो है। जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट लिमिटेड भी है, लिमिटेड, बहुत छोटा है। मैं सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन रहा हूँ, मैंने सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन के हैसियत से इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट को बंद करने की समरी भेजी। अच्छा, मैंने कहा इस काम पर नहीं, क्या मतलब दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया हुआ, ठीक है। ये करते क्या थे कि सुबह सवेरे एक फ़ाइल जाती थी, किसकी, अखबारों, तराशियों की। हाँ, अब अगर शहबाज शरीफ की खबर औसाफ में 8 कालमी लगी है, वो तो पहले लगाते थे, जिसको 500 बंदे नहीं पढ़ते होंगे, ठीक है। और जंग में अगर 1 कालमी लगी है तो आखिर में लगाते थे, ठीक है। वो समझता ओह मैं इतना ज़्यादा पॉपुलर आदमी हूँ सबको। इसी तरह होता ये था कि जब कभी कोई मजहबी इशू होता था तो तमाम मजहबी उलमा को छोड़ के, बड़े बड़े उलमा को छोड़ के, उन लोगों को छोड़ते तो लेके आते थे जो औकाफ के मुलाजम होते थे, जिनकी मस्जिद औकाफ के अंदर होती थी। मतलब बादशाही मस्जिद का खतीब हो गया, दाता साहब का खतीब हो गया, इसके बाद अपना क्या नाम है मियाँ मीर का, जिनका डंग छोटा और जहर भी कम है। नहीं, जो आपके पे रोल पे हैं। अच्छा, पे रोल पे होते। फिर उन पीरों को लेके आते थे कि जिन पीरों को आपने बड़ा साथ रखा होता था, और जिन पीरों की इतनी बड़ी मनता होती थी कि आप, और जो पीर आपके पास डीसी साहब के पास आते थे, मेरा मुरीद है, बस है मैं छोटी सी गलती हो गई है, कोई कत्ल कुतल हो गया, कोई ठीक करो, ठीक है। तो वो इसी तरह का। और हम जिम खान साहब कहते हैं ना कि मेरे पास मेरे इलाके के लोग आते थे, पीर साईं, वो उनका मतलब मुर्शद थे, वो पीरजादे थे, पीरजादा साईं, कत्ल कुतल हो गया, छोर कुल, तो वो ये वो लोग सिफारिश करने के लिए वो पीर, इन लोगों का एक मशाइख कन्वेंशन बुलाते हैं। अच्छा, जिसका कोई ताल्लुक नहीं होता ना किसी देवबंदी मतलब मसलक के साथ, ना किसी शिया मसलक के साथ, ना किसी और। ये जो कन्वेंशन है पाक ओवरसीज पाकिस्तान, इसके बंदे गिनने आप, इनका कोई तल्लक नहीं है इन्वेस्टमेंट से, खास तौर पे पाकिस्तान, ना इन्वेस्टमेंट से तल्लक है, ना ओवरसीज पाकिस्तानियों से तल्लक। मैंने एक बंदे को फोन किया, इसका टेस्ट मैं बताता हूँ, फोन आप कीजिएगा उसके बाद बताता हूँ। इसका टेस्ट आप देखें, आपका टेस्ट ये है कि इस कन्वेंशन के बाद इनको कहें, जो भी इनके लेके हैं, जो बेल्जियम से आए, उसने कहा जी पाकिस्तान में शहबाज शरीफ साहब को लेके बेल्जियम के बाजार में घुमाएं। नवाज शरीफ साहब को जो इंग्लैंड से आया, हमारा दोस्त है मशरकी साहब का पोता जो है वो इंग्लैंड में होता है, उसे कहे नवाज शरीफ साहब का एक दफ़ा ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट का दौरा करवा के दिखाए, शहबाज शरीफ का टेस्ट पता चल जाएगा ना, पब्लिक स्पोर्ट। ठीक, इस अमेरिका में जो आए हैं, वो न्यूयॉर्क में, वो क्या नाम है, जैक्सन हाइट में ले जाएं नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को, किसी शरीफ को, मरीम नवाज को ले जाएं। तो वो उसने, हनीफ खान बड़ा प्यारा कॉलम लिखता है पंजाबी का, उसने कहा जी आपने ऐसे बैरून पाकिस्तान रहने वालों को आप गालियाँ देते हो, आप अनारकली एक दफ़ा बगैर किसी गनमैन के उसके जाके, या डिबर्टी या राजा बाजार, ठीक है, या हुसैन आगाई जाके बगैर किसी गनमैन के वैसे ही चलते हुए आपका मुल्क है, आज़ादी से आप घूमे, अगर उत्थे तुहानू गाल नहीं पैंदी तो फिर कहो जी ओवरसीज पाकिस्तानी बड़े बगैरत ने, वो हमें गालियाँ को देते हैं, और अगर वहाँ पड़ती है तो पहले घर ठीक करो अपना। आपका मतलब ये कि इन्होंने जो ओवरसीज पाकिस्तानी एक डायस्पोरा था,
ये खान साहब की बात सिचुएशन जो क्रिएट हुई है, ये इसको ब्रिज कर रहे हैं उस गैप को? हो नहीं सकता ना यार, मसला सारा यही है। अखबारों की रद्दी के अंदर छपने वाले बयानात कभी इस काबिल होते हैं कि आप उनको लोगों के दिलों में उतर जाएं? या आपने इस वक्त पूरे का पूरा जो है 25 चैनल कंट्रोल किए हुए हैं, ज़ीरो इम्पैक्ट नहीं पड़ता। हालत यह है कि लोग सुनना बंद कर गए हुए हैं उनकी। आप हालत यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो भी छोटा मोटा साफ़ी है वो आपके चैनल के अंदर भी काम करता है, साथ उसने तुम्हारी तरह यूट्यूब चैनल के साथ भी आ गया हुआ है। बिल्कुल ऐसी है, ठीक है ना। वो कहता है यार किसी भी वक्त मुझे कहेंगे कि तेरी इस बयान में कुछ हो गया, शुक्रिया, खुदा हाफिज। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि आप जो है आप लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे। ज़माना गुजर गया हुआ है। हर दौर का एक मीडिया होता है, हर दौर का एक मीडियम होता है। जिस तरह मशाइख कन्वेंशन कभी कामयाब नहीं हुआ और किसी बंदे की उसमें दिलों में नहीं लोग उतार सका, सिवाय एक बंदे के, और वो था ज़ियाउल हक। वो भी बिल्कुल शुरू में, क्योंकि उसने उस वक्त मजहब कार्ड को बेचा था और फिर उसने अपना एक मौलवियों का एक क्लाउड किया था। आखिर में ज़ियाउल हक नहीं कर सका था, अपने लिए नहीं कर, उसके खिलाफ आपको पता है उसके ज़कात के खिलाफ कितना बड़ा धरना हुआ था। तो ये नहीं कामयाब होते मेरे जैसे ब्यूरोक्रेटों की और अपने जो मिलिट्री ब्यूरोक्रेटों की, जो सिर्फ और सिर्फ इस बात के ऊपर ज़िंदगी गुजारते हैं साहब को अच्छा क्या लगता है वैसी रिपोर्ट बनाएं, उनके चंगल से निकलो वरना तबाह हो जाओ। सर थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। हुकाम बाला बुनियादी और ग्राउंड की जो सिचुएशन है लगता है उससे नाबाल्द हैं, उनको इल्म नहीं है सूरत हाल का। जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही है उससे तो ऐसा ही लग रहा है। इजाज़त दीजिए, अगली एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।